हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एसएसटी क्लास। पिछले दो क्लासेस में मैं आपको नेशनलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था एंड आई होप इट हेल्प्स यू। आज हम चलेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के जो सेक्शन है, जैसे कि मैं लिखा हूँ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, उसकी दिशा में, उस डायरेक्शन में हम आज आगे बढ़ेंगे। पिछले दो क्लासेस तो नहीं, लास्ट क्लास में बेसिकली मैं आई हैड हिंटेड यू अबाउट महात्मा गांधी, द चैम्पियन जो प्लेयर हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, वो थोड़ा बहुत उनके बारे में मैं आइडिया दिया था कि वो इंडिया को आए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा और आपकी इन्फॉर्मेशन को बेहतर बना देता हूँ कि महात्मा गांधी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लंदन, आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, तो ही गॉट ए जॉब इन साउथ अफ्रीका। इंडियन कंपनी थी, तो ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 एंड ही स्टेड देयर फॉर 21 years। इट मीन्स 1914 एंड तक वो साउथ अफ्रीका में थे। और जैसे कि आपके किताब में वो दिया है कि ही केम बैक टू इंडिया इन जनवरी 1915, और डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। तो आफ्टर 21 लॉन्ग ईयर्स ही केम बैक टू इंडिया। वैसे वो इंडिया में तो इंडियन थे ही और इंडिया को आना ही था, लेकिन उस टाइम की जो एटमॉस्फेयर था ऑल ओवर द वर्ल्ड और ख़ास करके इंडिया में और यूरोप में, जिसमें हम तो आप एवरीबडी न्यूज़ की भारतवाज मतलब ये थोड़ा ऐसे हो गया, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। साउथ अफ्रीका में भी जो गांधी जी गए थे, उधर भी ब्रिटिश लोगों की बहुत बड़ी फौज थी, यानी टोली, उधर भी वो लोग उसी वाइट गवर्नमेंट का हिस्सा थे। तो उधर साउथ अफ्रीका में भी महात्मा गांधी जाके काफ़ी कुछ सीखा बाय डूइंग और बाय स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लॉज ऑफ द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में वो जो एपार्थाइड सिस्टम था, स्किन कलर के आधार पे जो भेदभाव होता था, और ख़ास करके इंडियंस एंड अफ्रीकन्स, इनके खिलाफ जो हो रहा था डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, उसके खिलाफ गांधी जी खड़े हुए। और जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, गांधी जी को ये जो स्ट्रगल करने की जो क्या बोलते हैं एनर्जी शायद, या जो जिद, जो डिटर्मिनेशन, ये वहीं साउथ अफ्रीका में शायद उनको मिला। क्यों, मैं थोड़ा सा एक हिंट भी दे देता हूँ आपको कि वो एक बार डरबन उनकी एक सिटी है, वहाँ से प्रिटोरिया और एक सिटी है, उसको जाने के लिए वो एक ट्रेन में चढ़े जिसमें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में उनकी टिकट था। लेकिन किसी वाइट यूरोपियन ने उसी ट्रेन के अंदर, उसी कंपार्टमेंट के अंदर उनके खिलाफ जब शिकायत किया, तो ट्रेन ऑफिशियल्स यानी रेलवे ऑफिशियल्स केम एंड थ्रू हिम आउट, मतलब पुश्ड हिम आउटसाइड ऑन टू द प्लेटफॉर्म। और वहीं से शायद उन्होंने वो पढ़ लिया, शपथ लिया कि मैं इस तरह की जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ जहाँ है, शायद उसके खिलाफ लड़ूंगा। और ऐसे करते हुए उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी कुछ इस बारे में किया और उनको बहुत सक्सेस भी मिला उधर। उनकी जो ये स्ट्रगल करने की जो रणनीति थी और जो उनकी जो जीत थी, जो एनर्जी थी, ही वॉज ए टायरलेस वर्कर। ही वर्क फॉर many hours every day। तो उससे, और जो भारतीय उधर थे, उनको वो वहाँ पे यूनाइटेड किए एंड ही बिकेम ए वेरी पॉपुलर फिगर एमंग ऑल द इंडियंस, कटिंग अक्रॉस देयर कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब हर वो धर्म के ग्रुप में, हर वो जात के लोगों में, हर वो श्रेणी के लोगों में, धनी हो गरीब हो, सभियों के बीच में वो बहुत पॉपुलर फिगर बन गए।
और वो तो थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन इंडिया में भी बहुत कुछ घटना घट रहा था। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि 2 फेजेस की जो हमारे इधर की इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो हो रहा था, उसके बाद एक वैक्यूम सा भी हो गया था। ये घटना भी उनको शायद वहाँ से पता चला, और कि भारत में अभी जो फ्रीडम स्ट्रगल है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो थोड़ा ढीला ढीला है। और साथ में वहाँ के जो लोग थे, मतलब भारतीय खास करके, वो भी यही चाहते थे कि गांधी जी जैसा इंसान वो ही केवल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। और भारत के भी लोग गांधी जी की जो साउथ अफ्रीका में जो काम करने का तरीका देखे, उससे वो भी भारतीय लोगों के अंदर भी एक पैदा हुआ, क्या चीज़ बोलते हैं, एक उम्मीद की किरण जगा। यानी दे बिकेम वेरी होपफुल दैट दिस मैन, यानी महात्मा गांधी could be the real leader who could give us freedom from this tyrannical British rulers, यानी अत्याचारी अंग्रेज़ों से हमको छुटकारा दिलाने में महात्मा गांधी ही वो लीडर हो सकते हैं करके ऐसे भारतीयों के बीच में एक आशा की किरण जगा। ये तो घटना था गांधी जी के बारे में। लेकिन उसी समय एक ही साल के अंदर कई सारे घटनाएं होता है। जैसे आप एक ही दिन में कई सारे घटनाएं करते रहते हैं, होता भी रहता है। तो उसी समय हमारा और एक बड़ा चीज़ घटना घट रहा था दुनिया भर में, जो था कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस बिटवीन 1914 से लेकर 1918 तक, 4 साल तक चले। और इस 4 साल के दौरान भारत को अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती युद्ध में धकेला, घसीटा। क्यों? ना हम उनकी कॉलोनी थे। थियोरेटिकली, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो हम उनकी ही हिस्सा थे, अंग्रेज़ों की। सो अंग्रेज़ अगर युद्ध में गए, इसका मतलब सीधा सीधा यही निकलता है कि भारत भी उस युद्ध का हिस्सा है, पार्ट है। बिकॉज इंडिया इज़ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, सो वी आर ऑटोमेटिकली इनटू दी वॉर। तो हम लोगों को ये जो वर्ल्ड वॉर में लिए अंग्रेज़ लोग और भी ज़बरदस्त चालाक थे। तो उन्होंने क्या किया, भारत से जो सैनिक वगैरह वो लिए ज़बरदस्ती लिए, जो कि हम आप जानते हैं कि जो हमारे गांव वगैरह में जो हट्टे कट्टे थे, मुझे नहीं लेते, लेकिन जो 6 फीट और तगड़े जो बंदूक उठा सकते हैं, जो दुश्मनों की डट के मुकाबला कर सकते हैं, वैसे ही जो किसान के बेटे वगैरह थे, उनको जबरन वहाँ से फोर्स रिक्रूटमेंट, जिसको आपके किताब में लिखा हुआ है, उनको अपने आर्मी में डाले। मतलब अंग्रेज़ों की फ़ौज में उनको जबरन लेके डाल दिया गया। और दूसरा और एक भी चीज़ है जो हालांकि आपके किताब में नहीं है, तो उनको लेके हम वो अंग्रेज़ लोग फ्रंट लाइन सोल्जर बना के छोड़ देते थे। फ्रंट लाइन सोल्जर का मतलब है कि दुश्मनों की गोली अगर लगेगी तो केवल और केवल पहले भारतीय सोल्जर मरेंगे। अंग्रेज़ कितने चालाक थे आप सोचिए। वो पीछे चुपचाप देखेंगे और भारतीय लोग चीज़ां लगा के लड़ेंगे। जिंदा बच गए तो ये थोड़ा वेल डन, वेरी गुड कर देंगे, नहीं तो करके छोड़ देंगे। ये सिलसिला भी चल रहा था उधर। आर यू क्लियर नाउ कि हार्ड लग रहा है? मुझे लग रहा है कि आपको हार्ड थोड़ा लंबा हो रहा है, शायद उसकी शिकायत भी हो सकता है कि आप लोग करें। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल शिकायत ना करके चुपचाप कान में दे के आप सो के भी सुने तो हिस्ट्री जो आपकी एक मुसीबत होता है वो पूरी पूरी क्लियर हो जाएगी फॉर एवर। इसलिए प्लीज़ बी वेरी पेशेंट एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग केयरफुली। अगर कहीं पे कोई गलत लगा या आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में भी लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा है तो उसके बारे में भी लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपको और थोड़ा कुछ चीज़ भी छूट गया मेरे से और आपको जानने की इच्छा है तो उसको भी कमेंट में लिखिए, तो आई विल एड्रेस ऑल दोज थिंग्स। याद रहे माय डियर स्टूडेंट्स कि वार यानी युद्ध, इसका मतलब है एक तो बर्बादी, दूसरा है बर्बादी। ये दूसरा बर्बादी कहाँ से आता है ना, ज़बरदस्त खर्चे से, खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो अंग्रेज़ लोग ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब उतरे तो उनको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, यानी फाइनेंस की। तो वो फाइनेंस कैसे किए? बाय टेकिंग वॉर लोन्स, माने युद्ध के लिए इनको ऋण लेना पड़ा। लोन्स, LOANS, लोन्स।
तो ये लोन्स तो आप लेके युद्ध कर दिए। युद्ध तो एक टाइम के बाद ख़त्म होगा। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर काफ़ी लंबा खिंच गया, सोचे कुछ और थे, हुआ कुछ और, यानी 4 साल तक चला, जिसमें अंग्रेज़ों की जो ट्रेजरी खजाना खाली हो गया। और युद्ध के बाद जहाँ से वो लोन लिए थे उनको फिर वापस भी करना था। तो ये लोन वापस करेंगे इतनी बड़ी रकम की, और साथ में उनके खजाने में एक फुटी कौड़ी नहीं है, इस टाइप का परिस्थिति है। तो उनको क्या देखा कि एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जो थी भारत, यानी आवर कंट्री इंडिया, तो वो बड़े बड़े आंख करके भारत की तरफ देखे और शुरू कर दिए एक काम। वो क्या है ना, टैक्स बढ़ाओ, समझ में आ रहा है, और दूसरा है कस्टम ड्यूटी बढ़ा लो। इसके ज़रिए उनका तिजोरी फिर दोबारा भरना शुरू होगा, और वो जो वार लोन्स लिए थे, यानी जो ऋण लिए थे, उसको वो उतार पाएंगे। इसका डाउट तो नहीं है? अच्छा, तो ये वार लोन्स लेने के उतारने के चक्कर में इन्होंने टैक्स बढ़ाया और कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ा दिए, और भी एक चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, इनकम टैक्स फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। और एक चीज़ आपको भी याद रखना ज़रूरी है कि युद्ध का मतलब एक तो बर्बादी है, खर्चा बहुत ज़बरदस्त होता है, मतलब पूरा फूंक देता है हर चीज़ युद्ध। साथ में और एक चीज़ होता है कि महंगाई जो है, यानी प्राइसेस, वो ऐसे करके चढ़ता है आसमान की तरफ, यानी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और महंगाई में सबसे ज़्यादा मार कौन खाते हैं? द मिडिल से लेके नीचे तक, यानी कॉमन मैन, कॉमन पीपल एंड द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और भारत अंग्रेज़ों के समय में धनी देश तो बिल्कुल नहीं है, था, आज भी नहीं है, उस ज़माने में और भी नहीं था। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज ऑफ पीपल दे वेयर इन दिस कैटेगरी, यानी मिडिल क्लास पीपल, कॉमन मैन एंड द लोअर क्लासेस पीपल, यानी जो निम्न स्तर के, सबसे निचले स्तर के जो भारतीय थे, इनको महंगाई काट खाया, यानी ज़बरदस्त तरीके से उनको, और जितना गरीब थे और उनको गरीबी में धकेल दिया। तो इस वजह से भारतीयों में ज़बरदस्त गुस्सा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, बिकॉज ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। आप युद्ध के समय में किसी को भी कुछ बोलने से वो उल्टा आपको डांट देगा कि क्या होगा क्या नहीं, कुछ पता नहीं है, और कौन बचेगा, कौन तुम बचेगा नहीं बचेगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, पता नहीं है, तुम ये सब चीज़ बंद करो, पहले युद्ध खत्म होने दो, फिर हम करेंगे करके डांट देते हैं या चुप करा देते हैं। तो पीपल were very angry, but they could not express it, and they waited for the end of the First World War। और इस उम्मीद के साथ वो वेट कर रहे थे कि चलो युद्ध तो हो गया, जो तो बर्बादी आ रहा है हो रहा है, होने दो, एक बार युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो स्थिति यानी परिस्थिति बेहतर हो जाएगा, यानी उनकी जो समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। ऐसा भारतीय लोगों ने उम्मीद लगा के अंग्रेज़ों की तरफ बड़े बड़े आंख करके बैठे रहे। आर यू क्लियर? अच्छा, इसमें आपको और एक चीज़ भी समझना चाहिए, या समझने की ज़रूरत है, कि भारत उस ज़माने में भी, आज भी है, हमारा एक इट इज़ सेड, और इट सेड क्या, इट इज़ अ फैक्ट कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस। भारत एक गांव का देश है। तो उस ज़माने में और भी ज़बरदस्त तरीके से गांव ही थे, मतलब भारत को हर दिशा में, हर जगह, जहाँ जहाँ देखो, कुछ 2, 4, 10, 15, 20 सिटी या टाउन्स, इस तरह की चीज़ों को छोड़ देने से हर जगह हरियाली हरियाली था, यानी जो फार्मिंग, एग्रीकल्चर, वो ही था। और उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा निर्भर थे हमारे लोग, यानी मोर देन 80%, 90% पीपल में भी वे डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर हो, यानी उनकी रोजी रोटी, हर वो चीज़, इनकम, हर वो चीज़ वहीं से आती थी। और अंग्रेज़ों को ये चीज़ पता था कि भारत के किसानों के ऊपर अगर हम डंडा मारेंगे तो उनके शरीर से टैक्स निकलेगा, और वो टैक्स हम लेके अपना अपना जो काम है उसको करेंगे। ऐसा करके उन्होंने फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर भी ज़बरदस्त प्रेशर डाला, और साथ में
उन्हीं परिवारों से अपने युद्ध के लिए चुन चुन के जो हट्टे कट्टे थे, जो अदरवाइज अपने खेती बाड़ी करके अपने घर परिवार की मदद करते थे, उनको चुन चुन के उठा के लेके सेक्रीफाइस भी कर रहे थे। डिस्पाइट आवर नॉन इन्वॉल्वमेंट, यानी भारत को इस युद्ध के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। अंग्रेज लड़ना चाहते थे वो लड़ते भारत को, लेकिन वो ज़बरदस्ती पकड़ के लेके घसीट के डालने का टाइप काम किए। इसलिए ये जो भारत के किसान कम्युनिटी थे यानी फार्मिंग कम्युनिटी पेजेंट्री, वो भी बहुत गुस्से में लाल पीला होके थे। क्यों ना उनकी बेटों को ये लोग जबरन खींच के लेके फोर्स रिक्रूट करके लेके मरवा रहे हैं। इसलिए वो तब मैंने श्रेणी के लोग यानी वो कम्युनिटी, फार्मिंग कम्युनिटी, वो भी बहुत नाराज़ थे। लेकिन जैसे कि बाकियों की तरह वो भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि युद्ध खत्म होगा, उनकी भी दशा जो है वो धीरे धीरे बेहतर होगा। और क्या हो रहा था, देखिए उस टाइम भारत के ऊपर कितने मुसीबत थे। जो महंगाई था वो आपकी किताब में भी शायद लिखा हुआ है, 1913 से लेके 1918 तक ये डबल हो गया। यानी जो 5 रुपये में मिलता था उस ज़माने में वो 10 रुपया हो गया। तो एक कॉमन मैन के लिए, एक लोअर क्लास इंसान के लिए ये भूकंप से कुछ कम नहीं था। तो उनको वो लोग हजम नहीं कर पा रहे थे और बड़े बड़े आँखों में बड़े उम्मीदों के साथ अंग्रेज़ों की तरफ देख रहे थे कि युद्ध खत्म होते ही वो हमारे लिए रहमदिल बन जाएंगे, माने दयालु बन जाएंगे। दे वुड कंसिडर आवर प्लाइट, यानी हमारे दुर्दशा की वो आकलन लगाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। पर ऐसा अंग्रेज़ थे वो, ये नहीं, वो तो देखेंगे हम आगे चल के। और उसी बीच और भी क्या हुआ आपकी किताब में, तो ये सब फैक्चुअल थिंग्स आर गिवन, तो आपको पता चल गया होगा या चल जाएगा कि क्रॉप फेलियर हुआ। क्रॉप फेलियर की वजह से ये दोहरी मुसीबत आ गया फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर। साथ में उसी समय एक इन्फ्लुएंजा, उसकी एपिडेमिक, वही जो ये कोरोना टाइप चीज़ उस टाइम में भी हो गया था, जिसमें 1.2 से लेके 1.3 मिलियन, यानी कितना होगा 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो हाँ, तो 12 लाख से 13 लाख लोग उसमें अपना जान गया, मैंने उनको इस एपिडेमिक का शिकार होना पड़ा। और क्रॉप फेलियर की वजह से फेमाइन भी हो गया, यानी सूखा पड़ा। तो अब सोचिए, कभी कभी हम बोलते हैं ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यहाँ पे दिया नहीं, छप्पर फाड़ के बर्बाद किया। तो इस बर्बादी की परिस्थितियों में भारत की जो जनता थी, एक तो अंग्रेज़ों की तरफ बड़े उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ रहमदिल बनेंगे, दूसरी तरफ हमारे जो महान खिलाड़ी, द वन एंड ओनली वन महात्मा गांधी, ही वॉज लैंडिंग ऑन द इंडियन सॉयल, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ 1915 में। तो अब उनकी तरफ भी ये भारतीय लोग बड़ी उम्मीदों के साथ दिल से उनकी तरफ देखने लगे कि ये कुछ कर सकता है, ये इंसान, यानी ये लीडर जिनकी नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ही वुड बी द मैन हु वुड गिव देम फ्रीडम एंड एवरीथिंग एल्स। ऐसा उन्होंने सोचा और उनकी तरफ देखे। आर यू क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा। ख़त्म नहीं है, ये ऑल इंटर रिलेटेड है। मैं आपको वैसे ही लेके जाऊंगा जो आपको सुनते ही एक बार सुनते ही आपकी कानों में और दिमाग में, दिल में ये बातें बैठ जाएगा। सो उसको अच्छे से सुनिए, फिर कमेंट में भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच।